आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस दौर में चलेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अक्सर हमें लगता है कि इतिहास बस राजाओं और उनकी तारीखों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन दरअसल इतिहास तो सामाजिक संरचनाओं और इंसानी सोचों के बदलने की एक जबरदस्त कहानी है। आज हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत और दिल्ली सल्तनत के बनने की इस कहानी को बिल्कुल इसी नए और ऊर्जावान नजरिए से डिकोड करेंगे। तो जल्दी से देखते हैं कि इस विश्लेषण में हम किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला, असली मध्यकालीन अवधारणा। दूसरा, इन आक्रमणों के पीछे का असली मकसद। तीसरा, अरब और तुर्क इनकर्जन्स का सिलसिला। चौथा, दिल्ली सल्तनत का निर्माण। और आखिरी, सत्ता को कैसे मजबूत किया गया और उत्तराधिकार की कहानी। आइए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, द ट्रू मिडीवल कॉन्सेप्ट। खैर, एक आम गलतफहमी यह है कि मध्यकाल यानी मिडीवल एरा तब शुरू हुआ जब विदेशी यहां आए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। प्राचीन काल जहां तर्क, कल्याणकारी राज्य और समानता की बातें करता था, वहीं मध्यकाल आते आते सोसाइटी कट्टरपंथी धर्म, एक निरंकुश राजतंत्र और भारी असमानता की तरफ झुकती चली गई। महिलाओं के अधिकार बुरी तरह गिर गए, रूढ़िवादी सोच हावी होने लगी। दरअसल विदेशियों का आना नहीं, बल्कि ये सामाजिक और नैतिक पतन ही इस दौर की सबसे बड़ी असलियत थी। और इस पूरे पतन के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर था सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म। इस सिस्टम ने सब कुछ बदल दिया। सत्ता किसी एक केंद्रीय शासक के पास होने के बजाय छोटे छोटे स्थानीय सामंतों यानी लोकल लॉर्ड्स के हाथों में चली गई। अब इससे हुआ क्या? इस विकेंद्रीकरण की वजह से आम जनता अपने मुख्य शासकों से पूरी तरह अलग थलग पड़ गई। जब एक विशाल राज्य इस तरह छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाए तो जाहिर है यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, जिसने बाहरी ताकतों को आमंत्रित किया। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। इन आक्रमणों के पीछे का आखिर मकसद क्या था? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार बहस होती रहती है। क्या आने वाले आक्रमणकारी सिर्फ धार्मिक रूप से कट्टरपंथी थे, या फिर उनका इरादा सिर्फ और सिर्फ खजाना लूटना था? आइए इस धारणा को तटस्थ होकर थोड़ा गहराई से समझते हैं। तथ्यों पर गौर करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इन हमलों का सबसे बड़ा आकर्षण थी भारत की बेतहाशा दौलत। रोमन साम्राज्य के साथ लंबे वक्त तक चले व्यापार से जमा हुआ ढेर सारा सोना और चांदी यहाँ के मंदिरों के तहखानों में सुरक्षित था। और जैसा कि हमने अभी सामंतवाद के बारे में बात की, यहाँ का राजनीतिक ढांचा पूरी तरह बिखरा हुआ था, जिसका फायदा उठाना आसान था। तो मुख्य उद्देश्य आर्थिक लूट ही थी, जबकि धार्मिक विस्तार उसका एक बाय प्रोडक्ट यानी दूसरा अनुमानित नतीजा बनकर रह गया। अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अरब और तुर्क आक्रमण। अगर हम सदियों के इस इतिहास को एक तेजी से घूमते पहिए की तरह देखें तो ये 3 प्रमुख बिंदुओं पर आकर टिकता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला, उसके बाद 1025 में महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण, और फिर 1091 में मोहम्मद घोरी का तराइन के मैदान में युद्ध। यह सिलसिला बहुत तेजी से और बिल्कुल नई सैन्य रणनीतियों के साथ आगे बढ़ा था। लेकिन जानते हैं इसकी शुरुआत की कहानी कितनी दिलचस्प है? सिर्फ 17 साल, जी हां, सिर्फ 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो पहला आक्रमण किया वो किसी विशाल साम्राज्य को बनाने की सोच से नहीं किया था। दरअसल ये पूरा मसला एक व्यापारिक विवाद था। कुछ अरब व्यापारियों के जहाज़ों को चीनी व्यापारियों द्वारा लूट लिया गया था, और जब वहां के राजा दाहिर ने इस घटना की शिकायत पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तब उन्हें दंडित करने के लिए ही ये शुरुआती आक्रमण लॉन्च किया गया। आगे की कहानी और भी हैरानकुन है। सोमनाथ मंदिर पर जब गजनवी की सेना ने हमला किया तो उन्होंने मंदिर के गुप्त तहखाने का दरवाज़ा ढूंढने में वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि सीधे दीवारें ही तोड़ डालीं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मिथकों और अंधविश्वास से परे असली दौलत कहाँ छुपी है। यहाँ तक कि हवा में चुंबकीय शक्ति से तैरता हुआ वो मशहूर लोहे का शिवलिंग भी उनका रास्ता नहीं रोक सका, क्योंकि उनकी नज़र तो सिर्फ और सिर्फ उस असीम संपत्ति पर टिकी थी। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा मिलिट्री शिफ्ट देखने को मिलता है। दोनों पक्षों की युद्ध रणनीति में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ राजपूत सेना थी जो भारी भरकम थी, हाथियों पर निर्भर थी और सबसे बड़ी बात आन बान शान और आदर्शों से बंधी हुई थी। दूसरी तरफ तर्किक फोर्स थी। उनके पास बेहद तेज दौड़ने वाले घोड़े थे और उनकी रणनीति बिल्कुल प्रैक्टिकल थी। जरूरत पड़ने पर मैदान से पीछे हट जाना और किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल करना। यही वो फर्क था जिसने इस उपमहाद्वीप का नतीजा हमेशा के लिए तय कर दिया। चौथा हिस्सा, फॉर्जिंग द दिल्ली सल्तनत। आखिर इन लूटपाट के बाद एक साम्राज्य कैसे बना?
जब लूटपाट का दौर खत्म होने लगा, तब आक्रमणकारियों का फोकस शिफ्ट हुआ एक स्थायी साम्राज्य बनाने पर। यहां एक शब्द बार बार आता है, मामलुक। इसे समझना बहुत जरूरी है। इतिहास की किताबों में इसे अक्सर गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी कह दिया जाता है, जो कि टेक्निकली थोड़ा भ्रमक है। दरअसल मामलुक उन स्वतंत्र लोगों को कहा जाता था जो शुरुआत में भले ही गुलाम रहे हों या जिनके माता पिता गुलाम थे, लेकिन जब वो सत्ता में आए तब वो पूरी तरह आज़ाद और खुद मुख्तार थे। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम उभर कर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये शख्स इतना दान पुण्य करता था कि आम लोग इसे लाख बख्श बुलाते थे। उसने अपने राजकाज का केंद्र दिल्ली को नहीं बल्कि लाहौर को चुना। पर उनकी मौत का किस्सा बड़ा ही अनोखा है। चौगान, जिसे हम आज पोलो कहते हैं, वो खेलते वक्त घोड़े से गिरने की वजह से उनकी अचानक मौत हो गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक नए इतिहास की शुरुआत करने वाले शासक का अंत मैदान जंग में नहीं बल्कि एक खेल के मैदान में होगा। ऐबक के बाद सुल्तनत की कमान आई इल्तुतमिश के हाथ में, और इल्तुतमिश ने आते ही उस पुरानी कमजोरी पर वार किया जिसकी हमने शुरू में बात की थी, सामंतवाद। इल्तुतमिश समझ गया था कि इस बिखरे हुए सिस्टम के साथ कोई बड़ा एम्पायर नहीं चल सकता। इसलिए उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, एकता प्रणाली। देखिए, जहां सामंतवाद में ताकत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी और अधिकारी अपने स्थानीय नेताओं के वफादार होते थे, वहीं एकता व्यवस्था पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड थी। इसमें अधिकारियों के तबादले होते रहते थे। इससे हुआ ये कि पूरी ब्यूरोक्रेसी की वफादारी किसी लोकल नेता के बजाय सीधे सुल्तान के प्रति बन गई। एक बेहद शानदार और प्रैक्टिकल कदम। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, इल्तुतमिश ने आर्थिक स्थिरता पर भी उतना ही ध्यान दिया। उसने एक बहुत ही सॉलिड मुद्रा प्रणाली यानी मॉनेटरी सिस्टम सेटअप किया। उसने तय किया कि एक चांदी का तंका ठीक 48 यानी 48 तांबे के जीतल के बराबर होगा। किसी भी विशाल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए आर्थिक रूप से ऐसी स्थिरता और कैलकुलेशन होना सबसे जरूरी कड़ी होती है। और अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, सत्ता का सुदृढ़ीकरण और सक्सेशन, यानी सत्ता को आगे कैसे संभाला गया। मुझे न्याय चाहिए, आवाज लगाने वाली ये शख्सियत और कोई नहीं, राजिया सुल्तान थी। एक ऐसे उथल पुथल भरे दौर में सत्ता को कायम रखना कोई छोटा काम नहीं था। इल्तुतमिश की मौत के बाद जब दरबार के कट्टर अमीरों ने उसकी वसीयत को दरकिनार करके उसके अयोग्य भाई को गद्दी पर बिठा दिया, तब राजिया ने सीधे सिस्टम को बाईपास कर दिया। उसने एक लाल रंग का लिबास पहना और जुमा की नमाज के वक्त सीधे मस्जिद पहुंचकर आम जनता से न्याय की गुहार लगाई। ये इतिहास का एक अभूतपूर्व स्टैंड आउट मोमेंट था, जब जनता ने सीधे तौर पर खुद अपना शासक चुना। लेकिन जैसा कि सोचा जा सकता है, रज़िया का शासन बिल्कुल आसान नहीं था। ये उस समय की रूढ़िवादी और कट्टरपंथी परंपराओं के खिलाफ एक सीधी बगावत थी। उसने पर्दे की प्रथा को पूरी तरह खारिज कर दिया। वो दरबार में मर्दों वाले कोट, जिसे कोबा कहते थे, और कुला यानी टोपी पहनकर बेखौफ आती थी। जाहिर है, उस दौर के कंजर्वेटिव अमीरों और दरबारियों को ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं था, और उन्होंने इस प्रगतिशील शासक का पुरजोर विरोध किया। रज़िया के हटने के बाद सत्ता का ये सिलसिला कई हाथों से फिसलता हुआ अंत में बलबन के पास आकर रुका। यहां पर एक जबरदस्त ट्विस्ट है। बलबन खुद कभी उन्हीं 40 ताकतवर अमीरों के समूह यानी चहलगानी का ही एक हिस्सा हुआ करता था और एक नायब के तौर पर पर्दे के पीछे से राजकाज चला रहा था। लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने बड़ी ही शातिराना चाल से इस पूरे चहलगानी समूह को ही मिटा डाला, ताकि कोई आगे चल के उसे चैलेंज ना कर सके। उसने एक बेहद कठोर और निरंकुश शासन की स्थापना की। तो अब आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या बलबन के इस क्रूर राजत्व के सिद्धांत ने, उसकी थ्योरी ऑफ किंगशिप ने सामंतवाद की उस अराजकता को सच में खत्म किया, या उसकी जगह बस एक नया आतंक, एक नया खौफ लाकर खड़ा कर दिया? सत्ता की ये नैतिक उलझन एक ऐसी पजल है जो इतिहास को समझने वालों को आज भी गहरी सोच में डाल देती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है सफ़र ने इतिहास के इन पन्नों को एक नए और बिल्कुल तटस्थ नज़रिए से देखने में मदद की होगी। अगले दिलचस्प विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।